जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक क्रॉन पब्लिकेशन का मैं अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक टैग कर दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। या चैनल के प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ क्रॉन पब्लिकेशन के नाम से, उसे आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसमें हम लोग देखेंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो कौन से हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? 4 ऑप्शन है इसमें से। लोथल में बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड कहाँ था? तो लोथल में था। लोथल में, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किसके? भोगवा नदी से जोड़ा गया है, तो लोथल किससे? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लोथल में क्या था? डॉकयार्ड था। 2 नंबर प्रश्न कर देते हैं दोस्तों। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो कौन से भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर, या वितराग भी कहा जाता है तीर्थकर को, तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1 से 22 तक तीर्थकर को ऐतिहासिकता संदिग्ध एवं 23वें तीर्थकर को पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। दोस्तों, ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं पार्श्वनाथ, और महावीर पुरुष को क्या माने जाते हैं? ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म भज्जी गणराज के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ से यहाँ वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कौन से धर्म, भारत के कौन से धर्म में 24 तीर्थकर हैं? तो जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है शेरशाह सूरी। इस प्रश्न में दिया गया है कि शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यदि हम इसे देखें, इस प्रश्न को देखें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया था। अब जब वो जीवित थे उसी समय अपना मकबरा वो निर्माण करवा चुके थे, और यह हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, मकबरा में सासाराम में एक झील के मध्य ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस रिवाइज करना चाहते हैं, या यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट आप जीके जीएस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट के नाम से। 15 प्रैक्टिस सेट यूटेरिया में दिया हुआ था, यूटेरिया बुक में, उसे मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। और यदि आप रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ अलग से। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था वॉल्यूम 2 में रुक्मणी प्रकाशन का, वो भी अपलोड है दोस्तों। यदि आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो उसे देखें और अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें दोस्तों। इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अपनी हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर मैं स्पीडी करंट अफेयर लाया हूँ, जिसमें साल भर का स्पीडी करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। पूरे साल भर का स्पीडी करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। स्पीडी में जो करंट अफेयर दिया हुआ था, आप 1 लाइनर के फॉर्म में मैं पढ़ा चुका हूँ साल भर का करंट अफेयर। और साथ ही साथ स्पीडी का ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तकरीबन 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी जाकर देखें, और अपनी तैयारी में करंट अफेयर को और मजबूती प्रदान करें दोस्तों। करंट अफेयर पूरे साल भर का रिवाइज करने आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 14 कानून के समानता, कानून के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किसी को भी इस अधिकार के
से वंचित नहीं किया जा सकता है। विधि के समझ समानता ब्रिटेन से, विधि के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, यदि इसमें देखें 5 में, मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे ज़्यादा हम डिटेल करेंगे हम लोग तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, इस कारण से मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए प्रस्तुत किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का ए प्रस्तुत किया गया है? तो 21 का ए किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो 21 का ए है जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तुत किया गया है या जोड़ा गया है। 21 का ए किस में जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का ए 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता का प्रदान की गई है दोस्तों। ठीक है, और 21 का क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है 21 के ए के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी है जो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य से कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। इसी प्रकार साइरस या डॉग स्टार, साइरस और डॉग स्टार है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। ये अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी को शामिल करते हुए 3 तारों का समूह है दोस्तों। तो इसमें से हमसे पूछा है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। द्वाब का क्या मतलब होता है? द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। ठीक है, द्वाब कहा जाता है। ऐसे भारत और पाकिस्तान हिमालयन नदियों के मैदान के क्षेत्र में स्थित है। भारत में गंगा के मैदान इलाकों को विस्तार खादर और बांगर क्षेत्रों में मिलाकर बनता है। ठीक है, तो द्वाब कहलाता है 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ता है? यदि हम देखें जिब्राल्टर जल संधि को देखें दोस्तों, तो जिब्राल्टर जल संधि है जो जिब्राल्टर जल संधि आपको किसको किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को मध्य सागर से भूमध्य सागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर का क्षेत्र है, यूरोप को स्पेन से। ठीक है, और जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका को के मोरक्को और सेटाऊ क्षेत्र को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि जिब्राल्टर जल डमरू मरुमध्य किसको जोड़ता है या किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल डमरू मरुमध्य है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 9 नंबर प्रश्न में इसरो से संबंधित है। इसरो से संबंधित है। इसरो किससे संबंधित है? तो इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसरो के संस्थापक कौन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। इसकी स्थापना 1969 में 15 अगस्त को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 नंबर प्रश्न की ओर। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो ट्रैक बॉल है जो एक प्रकार का कौन सा उपकरण है? तो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 में कहा गया है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है दोस्तों। गुलाम वंश को क्या कहते हैं? मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो गुलाम वंश का प्रथम शासक थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का तुर्की जनजाति अजीज कुक्की ने एक दास के रूप में खरीदा था। बाद में वह निशापुर में गजनी लाया गया जहां उसे गौरी ने खरीद लिया था। तो गौरी ने उसे खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को और दिल्ली का सूबेदार चुना था। गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया और लाहौर को राजधानी बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का
प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है दोस्तों 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। फिर रजिया सुल्तान 36 से लेके 40 तक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं सिक्किम सिख 12 नंबर प्रश्न जो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऐसे पंजाब में सिखों के प्रभावशाली राजा रंजीत सिंह हुए। कौन थे? रंजीत सिंह हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यदि देखें प्रश्न नंबर इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, ये प्रश्न पूछा है। यदि हम लोग इसे देखेंगे तो उस अखबार का नाम क्या है? तो पटना से जो अखबार का प्रकाशन होता था उसका नाम था इंडियन नेशंस नामक अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ करता था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह बहादुर अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने द इंडियन नेशनल अखबार की स्थापना की थी जो पटना से प्रकाशित हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडियन नेशंस के द्वारा दांडी यात्रा की गई। कब की गई? तो दांडी यात्रा थी जो 1930 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। 1930 में, ठीक है। इसे दूसरा अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इस आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर किया था। और फिर इसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किए थे। कितना? 12 मार्च 1930 को किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़े थे। और उसी समय 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर इसमें कहा गया है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पूछा गया प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसके तहत कंपनी के निदेशक समूह यानी गवर्निंग बॉडी को भारत में इसका राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? 1773 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग में है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन है जो नेपाल से भारत का पड़ोसी राज्य? तो यदि युग में देखें तो नेपाल से कौन सटा हुआ है? तो सिक्किम और बिहार भारत के नेपाल से सटा हुआ है। और भी राज्य हैं दोस्तों, लेकिन युग में पूछ रहा है तो सिक्किम और बिहार सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत तथा नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत और नेपाल के बीच कितना लंबी सीमा है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पश्चिम में नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड संधि स्थल से प्रारंभ होकर पूर्व में सिक्किम तक चली जाती है। इस प्रकार भारत के 5 राज्य हैं। कितने? भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ये बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 17 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये हम देखते हैं। तो जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। माना और नीति दर्रा आपको उत्तराखंड में, ये भी सही है दोस्तों। माना नीति उत्तराखंड में। शिव किला हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू कश्मीर में। शिव किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी गलत है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, न कि जम्मू कश्मीर में। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। तो हमसे पूछा है कि कहाँ स्थित है, कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। शिव किला जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसमें कहा गया है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा है जो किस नदी की सहायक नदी है? तवा है जो आपको नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। 117 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो तवा है जो किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है। प्रमुख सहायक नदी में नर्मदा के प्रमुख सहायक नदी है शक्कर, दुधी, तवा, कावेरी और हिरन इत्यादि। आपको किसकी सहायक नदी है मिलेगी, तो आपको तवा इसकी नर्मदा की सहायक नदी है ये सब। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तो तवा है नर्मदा की सहायक। 90 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व सेरेब्रल्स पल्सी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल्स पल्सी दिवस यदि देखें ये कब मनाया जाता है? विश्व सेरेब्रल्स पल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल्स पल्सी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया है भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक एंटोनी जिलिंगर किस देश से है? तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है, तो भौतिक क्षेत्र में उसमें जो एंटोनी जिलिंगर है वो किस देश से है? तो एंटोनी जिलिंगर ऑस्ट्रिया से है। ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रियाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2022 में क्वांटम भौतिक विज्ञान और 2022 के भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यह वियना विश्वविद्यालय के भौतिक में एमरेस्टिक प्रोफेसर रह चुके हैं। तो क्या थे, कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से थे। जो 2022 में नोबेल पुरस्कार एंटोनी जिलिंगर को दिया गया था वो ऑस्ट्रिया से थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारतीय महिलाओं में सबसे पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीती है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हरमनप्रीत कौर ने जीती है पहली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और हरमनप्रीत कौर को 2022 में पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था और सितंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला था 2022 में हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 22 में। प्रश्न नंबर 22 में इसमें कहा गया है मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र अभिनेत्री है। तो मरणोपरांत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र अभिनेत्री श्रीदेवी है। श्रीदेवी है जो मरणोपरांत एकमात्र फिल्म अभिनेत्री बनी है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त की है। और उनका फिल्म था मॉम के लिए उन्हें दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 23 की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसने दिया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यदि हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल देखें तो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 400 है दोस्तों। 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या भी सबसे अधिक है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या भी अधिक है। वहाँ पर कितना राज्यसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या भी सभी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। तो ये पूरा आंसर मैं बता दिया हूँ, पूरा डिटेल बता दिया मैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यदि मैं हिमाचल प्रदेश को देखूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की राज्य के रूप में स्थापना हुआ था। अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यदि पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं? तो 68 है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। उत्तराखंड हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड यदि हम देखें
तो उत्तराखंड के अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी मिलेंगे दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड में के 2 राजधानी दिया गया है दोस्तों। उत्तराखंड में 2 राजधानी है, एक देहरादून और एक गैरसैंण। और उत्तराखंड के यदि विधानसभा सीटों की संख्या देखेंगे तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या यदि देखें तो 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो ऑप्शन नंबर तो बी का हम लोग देख लिया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बिहार। तो बिहार का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार की स्थापना राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया तो 40 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या आपसे पूछे तो 16 है दोस्तों राज्यसभा सीटों की संख्या। बिहार में विधान परिषद भी है और विधान परिषद की संख्या बिहार में कितना है? 75 है। तो हमसे पूछा था क्या कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है? तो वो हिमाचल, वो किसने दिया है? सॉरी, वो उत्तर प्रदेश ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 24 नंबर प्रश्न में, फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है। फाल्कन शील्ड है जो 2023 सैन्य अभ्यास है, जिसे किन देशों ने भाग लिया है? फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश भाग लिया है? तो फाल्कन शील्ड सैन्य अभ्यास में कौन कौन सा देश भाग लिया, ये प्रश्न पूछा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा चीन, संयुक्त अरब अमीरात। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने फाल्कन शील्ड 2023 में वायुसेना को प्रशिक्षित आयोजित अभ्यास था उसमें भाग लिया है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है 25 में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो कौन से केंद्र शासित राज्य को 100 साल के बाद दूसरा स्टेशन मिला है? तो वो कौन सा राज्य है? नागालैंड को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन सोखू रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हरी झंडी दिखाई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नागालैंड को दिया गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें दोस्तों नागालैंड देखें तो आपसे यदि पूछ लिया जाए नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और वहाँ के राज्यपाल ला गणेशन है दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल। और नागालैंड में की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीटों की संख्या कितना? विधानसभा में 60 है और लोकसभा सीटों की संख्या नागालैंड में 2 है, 1 है नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या, और राज्यसभा सीटों की संख्या भी नागालैंड में 1 है। यदि हम देखें मणिपुर देखते हैं तो मणिपुर का जो अभी आपको मुख्यमंत्री हैं, आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं मणिपुर के राज्यपाल। अब मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी दोस्तों। 1972 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। मणिपुर था, मणिपुर त्रिपुरा और एक था मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों की स्थापना 1972 में हुई थी। तो मणिपुर की स्थापना कभी थी? 1972 में ही। और मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में कितना है? 2 है। यदि हम दिल्ली को देखें दोस्तों, दिल्ली को देखें तो दिल्ली का जो अभी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में जो अभी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, और वहाँ के अभी राज्यपाल हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितना? 70 है। और दिल्ली में जो लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। और दिल्ली में आपको राज्यसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है? 3 है। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। ठीक है, दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हमसे पूछा था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100 साल के अंतराल पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, तो वो है कौन सा? तो वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नागालैंड में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 26 नंबर प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी
उद्यान शीर्ष पर है? कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है चिड़ियाघर के हालिया रिपोर्ट में? तो ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग भारतीय प्राणी चिड़ियाघर उद्यान शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दार्जिलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दार्जिलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। यदि हम देखें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीता है बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। मैच करना है 29 में, हम लोग देखेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे। बूमडिल्ला दर्रा या बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? जिसे बूमडिल्ला भी कहते हैं, तो वो आपको बूमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में जलेपला है, जलेपला सिक्किम में है। सीप किला कहाँ है? तो सीप किला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। मुलिंगला उत्तराखंड में है दोस्तों, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। यदि मैचिंग करें तो 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 किस में है? तो इसमें 1 3 4 2, ये 2 इसको बना दीजिए दोस्तों, 1 नहीं ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला सिक्किम में, मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में, और शिप किला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं इसमें 30 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यदि हम देखें भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश क्षेत्र देखें तो वो कौन है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है क्षेत्र। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप पाए जाते हैं दोस्तों। कितने हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और लक्षद्वीप है जो आपको कहाँ पड़ता है? तो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो है? तो कौन सा पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है? तो अल्पेशिया पर्वत श्रेणी इन तीनों से भिन्न है। अल्पस एंडीज हिमालय पर्वत, अल्पस अपलेशियन है, अपलेशियन जो अलग है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जैसे अल्पस एंडीज हिमालय पर्वत, टर्सियर या अल्पाइन युगीन बलित पर्वत है, ये तीनों बलित पर्वत के श्रेणी में आते हैं दोस्तों, या नवीन पर्वत के श्रेणी में आते हैं। जबकि रॉकीज एटलस भी इसी श्रेणी में आते हैं। रॉकीज पर्वत भी, एटलस पर्वत भी नवीन पर्वत या बलित पर्वत के क्षेत्र में आते हैं। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। यह शेष अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 में। कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? हमसे पूछा है कितने सदस्य थे। तो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थे उसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कितना होगा? 6 थी। 6 थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। यदि 6 सदस्य हम देखें इसमें तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, वी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। इसमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एस. माधव राव और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो 6 अन्य थे भीमराव अम्बेडकर को छोड़ को। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न चलते हैं। यदि दोस्तों आप लोग भारतीय संविधान से प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ना चाहते हैं और पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये वीडियो उपलब्ध मैं करवा दिया हूँ इस चैनल पर। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी वीडियो उपलब्ध है। पूरा चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घटना चक्र बुक से मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लाया हूँ जो पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। पूरा भारतीय संविधान चैप्टर वाइज अपलोड है। यदि आप लोग उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में वो रामबाण साबित होगा दोस्तों। और हिस्ट्री का प्रश्न भी उसी, भारतीय इतिहास का प्रश्न भी उसी तरह चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ। भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री का भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों। और पूरी वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, इससे आपका तैयारी में मजबूती प्रदान होगा दोस्तों। और उसके बाद प्रैक्टिस से बनाइए, काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं
33 नंबर प्रश्न की ओर, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक कानून बनवाना संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल विधेयक कानून जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यदि हम इसे देखें, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन था 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? तो नेपा नगर है जो अखबारी उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेपा नगर अखबारी उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड ने नेपा नगर में अखबार का उत्पादन किया है, जो मध्य प्रदेश में वर्ष 1960 से 61 में अखबारी कागज का उत्पादन भारत में 0.4 लाख टन था। तो 60-61 में अभी बढ़कर कितना हो गया? 6.5 लाख टन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर अखबारी कागज से संबंधित है नेपा नगर उद्योग अखबारी कागज से जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है आपको प्रश्न नंबर 36 में स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? तो स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा है हमसे। तो स्टेट ड्यूटी से, और ऑप्शन देखते हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। स्टेट ड्यूटी से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर स्टेट ड्यूटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह है जो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जाता है। तो भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह फरवरी के महीने में मनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसका नाम क्या दिया गया है? त्रिशक्ति प्रहार नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें 39 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत के जो सलामी बल्लेबाज है मुरली विजय, उसने क्रिकेट जगत से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किसने? तो मुरली विजय ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। किसे हाल ही के इसमें दिया गया है किसे हाल ही ब्रिटेन में इंडिया यूथ अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा? तो किसे? मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? यदि 41 में देखें विश्व एथलेटिक्स दिवस है कब मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को कौन सी दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है। इसमें हेनरी डुनांट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक थे। हेनरी डुनांट थे जो रेड क्रॉस के संस्थापक है। हेनरी डुनांट का जन्म 8 मई 1828 को हुई थी। उन्हीं के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न में कौन सा चक्रवात म्यांमार के से टकराया और इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है? तो कौन म्यांमार से टकराया जो चक्रवात था? कौन सा चक्रवात था जो म्यांमार से टकराया था? तो वो चक्रवात का नाम क्या था? उस चक्रवात का नाम मोचा था, जो इस सदी में आने वाले इस क्षेत्र में यानी कौन म्यांमार के क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान था, उसका नाम क्या था? मोचा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 11 मई को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था। एक दशक में म्यांमार से टकराने वाले
यह दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात होने की उम्मीद है और चक्रवात मोचा इस सदी के इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान है। सबसे शक्तिशाली तूफान इस क्षेत्र में आने वाले। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कौन था? मोचा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 44 में। इसमें दिया गया है किस संस्था ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो वो कौन सी संस्था है जो 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत की है? तो वो संस्था है आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आरबीआई ने 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 45 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 7 जून को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाले दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाले दुनिया की पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बन गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में जैसे ही भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता, उसी जीतने के बाद उसी समय वो दुनिया के पहले टीम बन गई है जो आईसीसी के सभी इवेंट को जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ट्रेविस हेड को दिया गया था इसी में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन के खेल में भारत को 209 रन से हराकर खिताब जीता था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम की आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। भारत ने स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान किस देश के उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को उपहार में दिया है? जो स्वदेश निर्मित मिसाइल है भारत के द्वारा, उसका नाम क्या है? INS कृपान। INS कृपान भारत ने किसे उपहार में दिया है? किस देश को उपहार में दिया है INS कृपान? तो भारत ने INS कृपान किसे दिया है उपहार में? तो वियतनाम को भारत ने INS कृपान उपहार में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वियतनाम को उपहार में दिया है। कृपान खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फॉन वान गैंग से भी बातचीत की और वियतनाम के दक्षिण एशियाई में इसकी राजधानी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो हनोई है। तो किस देश को दिया है मिसाइल? तो भारत सरकार ने तो वियतनाम को दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है विश्व का आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व का आर्थिक मंच सूचकांक में जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 67वां है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें है 59 में विश्व शांति सूचकांक 223 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आइसलैंड है विश्व का सबसे शांति देश है दोस्तों। कौन? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आइसलैंड विश्व का सबसे शांति देश है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो FSSAI के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। FSSAI के द्वारा यानी फसाई के द्वारा समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग विज्ञान को देखेंगे, सामान्य विज्ञान को देखेंगे। इसमें 51 नंबर प्रश्न की ओर दिया गया है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी कब तीव्र गति से चल सकती है? तो पेंडुलम घड़ी है जो शीतकाल के समय तीव्र गति से चल सकती है। कब? तो शीतकाल के समय, क्योंकि शीतकाल में पेंडुलम की लंबाई घट जाती है जिसके कारण घड़ी फास्ट हो जाती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इसकी आवर्तकाल बढ़ जाती है और घड़ी सुस्त हो जाती है। तो पेंडुलम घड़ी कब चलेगी? अच्छा, तो शीतकाल में फास्ट चलती है पेंडुलम घड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न को यदि हम देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है दो धातुएं ए और बी की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो हम इसे देखते हैं। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। ठीक है, यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। तो यह कैसा रूप ग्रहण कर लेगी? तो यह कैसा रूप ग्रहण करेगी? यदि गर्म करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो पट्टी है इस तरह का रूप ग्रहण कर लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 53 में कि 100 वाट के एक बल्ब
को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। 100 वाट के एक बल्ब को यदि 1 घंटे तक स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत बल्ब की प्रयुक्त ऊर्जा क्या होगी? तो विद्युत बल्ब की यदि किलो वाट में कहा जाता है तो विद्युत बल्ब को कितना किलो वाट में कहते हैं? तो किलो वाट में 0.4 यूनिट होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1000 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए यदि वो प्रयुक्त ऊर्जा देखें तो कितना 4 घंटा चल रहा है 100 वाट का, 4 गुना 100 कर दीजिए, 400 हुआ। लेकिन किलो वाट में हमको दिखाना है ऊर्जा कितना, विद्युत ऊर्जा को हम किलो वाट में दिखाना है तो उसको 1000 से भाग दीजिए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 से भाग देने पर तो 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 154 नंबर प्रश्न की ओर। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है, कार्य क्या होता है? तो भारी जल का कार्य है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य, मेन कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 में सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सुमेलित करेंगे हम लोग दोस्तों, देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने क्या दिया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखेंगे तो पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। चार्ल्स डार्विन है जो विकास का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, और मैडम क्यूरी ने रेडियन का पृथक्करण दिए थे। तो इस प्रकार यदि हम देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है, मैडम क्यूरी ने रेडियन का पृथक्करण किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है जो आपको पुणे में अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1947 में हुई थी, और जबकि 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। पुणे में ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 57 में दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न की ओर। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में किस क्षेत्र में हमको पता चलेगा? विज्ञान के कौन सा क्षेत्र में हमको पता चलता है व्हाइट ड्वार्फ के बारे में? तो विज्ञान के वो खगोल शास्त्र में उसके बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जल को वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार, डॉक्टर लोग, कलाकार लोग और मूर्तिकार लोग कैल्शियम फास्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो कैल्शियम फास्फेट का उपयोग करते हैं, उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, उसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यदि इसका सूत्र पूछे दोस्तों CaSO4 × ½ है। प्रश्न नंबर 61 की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इन सभी में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मजबूत होता है, यह प्रश्न पूछा है हमसे। तो इसको यदि देखें हम तो इसमें जो ग्राफीन है जो सबसे मजबूत होता है। ग्राफीन एक नया खोजा गया कार्बन का रूप है दोस्तों। ये हल्की चलकता वाली द्विविमीय पदार्थ है और यह इन सभी में सबसे मजबूत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है ग्राफीन। 62 में डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो हास्य गैस कौन है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। हास्य गैस को लाफिंग गैस ही कहा जाता है, N2O याद रखिएगा जरूर। N2O है, ना कि NO2 है, N2O है हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की ओर। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो
तो कौन सा सही क्रम है? तो इसको यदि देखें तो इसमें मिथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में 2 भागों में विभाजित किया गया है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों का बढ़ते क्रम में होगा मिथेन CH4 होता है, एथेन C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है, ब्यूटेन C4H10 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 में। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, किण्वन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें 65 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक के रूप में किया जाता है। AI एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 के होल ट्राइस इंटू 18H2O होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 66 में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यदि इसको देखें तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन है जो आपको स्तनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डॉल्फिन स्तनी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 67 में दिया गया निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो वो कौन से ग्रुप के जंतु होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू इस ग्रुप के जो हैं, किस ग्रुप के हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये सब रात्रिचर जंतु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? तो इसमें से आलू है जो रूपांतरित स्तंभ है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आलू क्या है? रूपांतरित स्तंभ है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, तो दांतों पर जमी जो परत है वो किसकी बनी होती है? तो दांतों पर जमी परत है जो आपको किसकी बनी होती है? तो इसमें दांतों पर जो परत जमी होती है उसमें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, इसमें मैचिंग दिया गया है, हम लोग इसे मैच करेंगे। 70 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे, इसमें दिया गया है कि विटामिन B12 किससे मिलता है? तो विटामिन B12 में क्या मिलता है? तो कोबाल्ट मिलता है विटामिन B12 में। हेमोग्लोबिन में लोहा मिलता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है। और पित्तल तांबा से मिलकर बनता है। तो यदि इस प्रकार मैच करें दोस्तों 3 4 1 2 सॉरी 2 3 सॉरी क्या मैच होगा? 2 4 1 3 होगा दोस्तों, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसमें कह रहा है विटामिन B12 से क्वाल्ट मिलता है, हेमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल है जो मैग्नीशियम, और पीतल से तांबा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया 71 नंबर प्रश्न की ओर। कौन सी परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन सी परिवर्तन में एंजाइम है जो ट्रिप्सिन में प्रयोग करता है? तो कौन सी एंजाइम है? प्रोटीन की अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रोटीन की अमीनो अम्ल एंजाइम है जो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक में काम करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 72 नंबर प्रश्न की ओर, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? भोजन के वर्ग में तो सबसे अधिक प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में होती है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा में, ठीक है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में, जबकि वसा में 9.3 ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। सबसे ज़्यादा प्रति कैलोरी यूनिट प्राप्त होती है हमें वसा से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न में, शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन राज्यों से प्रतिरक्षी करने के लिए लगाई जाती है? तो शिशु को या नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है किससे बचाने के लिए लगाई जाती है? तो वह है आपको ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी के बचाने के लिए लगाई जाती है। डी से डिप्थेरिया, जिसे काली खांसी भी कहते हैं ना, जी से डिप्थेरिया बोलते हैं, डिप्थेरिया हो गया, और उसके बाद हो जाएगा आपको टिटनेस हो जाएगा, और एक कुकर खांसी हो गया। एक क्या हो गया? कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थेरिया, जिसे खसरा हम लोग इसमें देखेंगे, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसी को डीपीटी कहते हैं, इसलिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थेरिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो थायमीन है। थायमीन वेरी वेरी ठीक है, थायमीन वेरी वेरी सही है। अस्कॉर्बिक अम्ल से अस्कर्बी ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से वन्यधनता या रतौंधी होती है, तो ये गलत है, वन्यधनता नहीं होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विटामिन के की कमी से रक्त अलपता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। वन्यधनता एक अनुवांशिक बीमारी है दोस्तों, जिसे डाल्टेनिज्म भी कहते हैं। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से नहीं होती है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न जो चलते हैं 75 में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।